आज का लेसन है 6 नंबर का, और भारत की मृदा सोल। क्या आपने कभी उस सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक के बारे में सोचा है जो धरातल पर वृक्षों और घास फसलों तथा जीवन के अनेक रूपों का पोषण करता है? कौन है वो? तो क्या कोई मिट्टी के बिना घास का एक तिनका भी उग सकता है क्या? यदि जलीय प्रकृति के पौधे और प्राणी जल में जीवित रहते हैं, परंतु क्या वे जल के द्वारा मिट्टी के पोषक तत्व ग्रहण नहीं करते? आप अनुभव कर सकते हैं कि मृदा भूप्रपटी की सबसे महत्वपूर्ण परत है, ऊपर वाली परत है भूप्रपटी की, क्रस्ट की। यह एक मूल्यवान संसाधन है। हमारा अधिकतर भोजन, वस्त्र मिट्टी में उगने वाली भूमि में आधारित फसलों पर ही प्राप्त होता है। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जिस मृदा पर मिट्टी पर निर्भर करते हैं, उसका विकास हजारों वर्षों से हुआ है। अपक्ष और कर्मक अपक्ष और कर्मक के विभिन्न कारक जनक सामग्री पर कार्य करके मृदा की एक पतली परत का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है मृदा शेल। चट्टान की बात हो रही है। मृदा शेल मलबा और जैव सामग्री का मिश्रण होता है। मलबा और जैव सामग्री, जैव और अजैव दो प्रकार के थे। तो उसमें मृदा शेल होती है ना, वो मलबा और जैव सामग्री का सम्मिश्रण होता है। पृथ्वी की सतह पर विकसित होते हैं ये। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, ये थोड़ा सा अंडरलाइन करना, कौन कौन से कारक है, अलग से ही लिख लेना इनको। ऊंचावच, किसी क्षेत्र की ऊंचाई। उसके बाद में जनक सामग्री, कोई पेरेंटियल रॉक है। उसके बाद में है जलवायु, क्लाइमेट। उसके बाद में वनस्पति तथा अन्य जीव रूप तथा समय, अंडरलाइन करना समय को। टाइम्स पीरियड भी अलग अलग प्रकार से इसको प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त मानवीय क्रियाएं भी बहुत पर्याप्त सीमा तक इसे प्रभावित करती हैं। मृदा के खनिज या मृदा के घटक खनिज कण जो उस मृदा में पाए जाते हैं। माइक ऑफ करना। घटक खनिज कण, ह्यूमस के बारे में वह जिक्र हुआ था कई बार। उसके बाद में जल एवं वायु होते हैं। यानी कि मृदा का जो मुख्य रूप से ना, वो तो होते हैं कि खनिज के कण, एक तो वो, एक इसके अलावा उसमें पाए जाते हैं ह्यूमस, सड़े गले अंश जो। उसके बाद में इस मृदा में ही होता है जल, और जल के अंदर के साथ साथ उस मृदा में भी वायु पाई जाती है। कई बार हम करते हैं ना, मृदा की जो पृथ्वी की ऊपरी क्रस्ट है उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है, लगभग 40 से 45% के करीब है। ठीक है। तो वायु होते हैं इसमें। प्रत्येक की वास्तविक मात्रा, यानी प्रत्येक की वास्तविक मात्रा मृदा के प्रकार पर निर्भर करती है। प्रत्येक यानी कि कण की मात्रा, ह्यूमस की मात्रा, जल की मात्रा, वायु की मात्रा, प्रत्येक की जो मात्रा है ना, वो वास्तविक मृदा, जो वास्तविक मात्रा है ना मृदा की, उस पर निर्भर करती है। कुछ मृदाओं में इनमें से एक या एक से अधिक घटक कम मात्रा में होता है, जबकि अन्य कुछ मृदाओं में इसके घटकों का संयोजन विभिन्न प्रकार से पाया जाता है। कई बार कहते हैं ना, इसमें कैल्शियम ज्यादा है, इसमें फास्फोरेट ज्यादा है, इसमें लाल रंग कैसे आया, लो ऑक्साइड के कारण आया। तो लो ऑक्साइड के कारण उसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, फास्फोरस की कमी हो जाती है। तो कुछ तत्व बढ़ जाते हैं, कुछ कम हो जाते हैं, कुछ निक्षालन द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। क्या आपने वन महोत्सव मनाते समय अपने स्कूल के मैदान में वृक्ष लगाने के लिए कभी गड्ढा खोदा है? इस गड्ढे की मिट्टी की परतें समरूप थी, अथवा इस में शीर्ष से तली तक मृदा के रंग अलग अलग थे? यदि हम भूमि पर एक गड्ढा खोदें और मृदा को देखें, वहां से मृदा की 3 परतें दिखाई देती है। कितनी परतें दिखाई देती है? 3 परतें दिखाई देती है, जिनमें से जिनको या जिन्हें संस्तर कहा जाता है। कै संस्तर, ये संस्तर बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना इस चीज को। मृदा के संस्तर, कै संस्तर। कै संस्तर होता है सबसे ऊपरी संस्तर, ऊपरी खंड होता है जहां पौधे की वृद्धि के लिए अनिवार्य जो जैव पदार्थ होते हैं ना, उनका खनिज पदार्थ और पोषक तत्व तथा जल के संयोग से होता है। उसके बाद में दूसरा है कै स्तर, कै संस्तर। कै संस्तर तथा गै संस्तर के बीच में होता है ये। इसको संक्रमण स्तर भी या संक्रमण खंड भी होता है, जिसके नीचे
व ऊपर दोनों से पदार्थ प्राप्त होते हैं, यानी कि नीचे से भी तो अपने पोषक तत्व खींचता है, और कई बार क्या होता है जल के द्वारा ऊपरी स्तर है ना, वहां के भी पोषक तत्व बीच वाले स्तर में आ जाते हैं। तो ये कहता है कि नीचे व ऊपर दोनों से पदार्थ है वो प्राप्त करता है। इसमें कुछ जैव पदार्थ होते हैं, यद्यपि तथापि खनिज पदार्थ का अपक्षय स्पष्ट रूप से नजर आता है। इसमें अपक्षय, खनिजों का अपक्षय है ना, वो स्पष्ट रूप से नजर आता है। और कै स्तर से ना मिट्टी के कण होते हैं वो यहाँ पर बड़े होते हैं, थोड़ा सा ये होता है रखना है। उसके अलावा है गैस स्तर, तीसरा स्तर है। यह रचना ढीली की रचना ढीली जनक सामग्री से होता है। अब ये देख लो कि कौन सी है। मृदा का जनक चट्टान होती है ना, वो गैस स्तर में होती है। रचना ढीली तथा जनक सामग्री से होता है। यह परत मृदा निर्माण की प्रक्रिया का प्रथम अवस्था है। प्रथम अवस्था ऊपर ऊपर वाली नहीं है, प्रथम अवस्था है नीचे नीचे वाली, जिसको जनक चट्टान या पेरेंटियल रॉक कहते हैं, उससे निर्मित हुआ है। अतः अंततः ऊपर की दो परतें इसी से ही बनती हैं। किससे बनती हैं? कै परत से, गै परत से बनती है। परतों की इस अवस्था को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। मृदा प्रोफाइल्स वगैरह आपने पढ़ी होंगी, वो है ये मृदा परिच्छेदिका। इस अवस्था को, इन तीनों अवस्थाओं को एक साथ में कई नाम क्या बोलते हैं? मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। तीन संस्तरों के नीचे भी एक चट्टान होती है जिसे जनक चट्टान कहते हैं। जनक चट्टान अथवा आधार चट्टान भी कहा जाता है। मृदा जिसका एक जटिल मृदा होती है, उसका एक जटिल तथा भिन्न अस्तित्व होता है। भिन्न भिन्न अस्तित्व होता है, यानी कि एक तो जटिल प्रक्रिया है, पहाड़ों में अलग होगी, मैदानों में अलग होगी, पठारी भागों में अलग होगी, शुष्क मैदानों में अलग होगी, शीतोष्ण भागों में अलग होगी। इसके अलावा वन भूमि, अलग अलग प्रकार की मृदाओं में अलग अलग जटिल संरचनाएं होती है, वो बताना। सदैव मृदा वैज्ञानिकों को आकर्षित करती है। ये जटिल प्रक्रियाएं वैज्ञानिक को आकर्षित करती हैं। इसके महत्व को समझने के लिए आवश्यक है कि मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। मृदा का इस वर्गीकरण को प्राप्त करने के लिए एक प्रयास है। लक्ष्य, वर्गीकरण इसी लक्ष्य को प्राप्त करने का एक प्रयास है। उसके बाद में मृदा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। भारत में भिन्न प्रकार की उच्चावच, भूआकृति, जलवायु, परिमंडल तथा वनस्पतियां पाई जाती हैं। इन्होंने भारत के अनेक प्रकार की मिट्टियों के विकास में योगदान दिया है। प्राचीन काल से, जब से मृदा का महत्वपूर्ण है कि भी किस प्रकार से महत्व है, तो उसी प्रकार से है कि प्राचीन काल से मृदा को दो प्रमुख वर्गों में रखा गया है। कौन कौन से दो प्रमुख वर्ग है वो? एक तो है उर्वर मृदा, जो उपजाऊ थी और उसर। दूसरी है उसर, जो अनुवर थी। यानी कि उर्वर और उसर दो प्रकार की मृदा रखी गई है। 16वीं शताब्दी में मृदा का वर्गीकरण उसकी सहज विशेषताओं तथा बाह्य लक्षणों के आधार पर, सहज विशेषताओं और बाह्य लक्षणों के आधार पर उसका गठन, उसकी रंग, उसका रंग कैसा है, लाल है, काला रंग है, इस प्रकार से भूमि का ढाल और मिट्टी की नमी की मात्रा के आधार पर इसका वर्णन किया गया 16वीं शताब्दी में। पहले तो दो ही प्रकार थे, फिर 16वीं शताब्दी में इसका ना विशेषताओं और बाह्य लक्षणों के आधार पर इसको क्या है, वर्गीकृत किया गया। गठन के आधार पर मृदाओं के प्रमुख प्रकार थे। गठन के आधार पर जैसे बालुई मृदा, मृणमय मृदा, पांशु मृदा, दोमट मृदा। पांशु मृदा का नाम पहली बार सुना मैंने, पांशु मृदा। रंग के आधार पर वे लाल, वो तो थी गठन के प्रकार के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर थी, बलुई, मृणमय, पांशु और दोमट मृदा। अब है रंग के आधार पर, लाल मृदा भी होती है, पीली भी होती है और काली मृदा भी होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक संस्थानों द्वारा मृदा के वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए। 1956 में स्थापित भारत के मृदा सर्वेक्षण विभाग, 1956 में स्थापित हुआ था भारतीय मृदा सर्वेक्षण विभाग ने दामोदर घाटी, दक्षिण में ही दामोदर घाटी जैसे कुछ चुने हुए क्षेत्रों में मृदाओं के व्यापक अध्ययन किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर, आईसीएआर के तत्वाधान में, किसके तत्वाधान में? आईसीएआर के तत्वाधान में। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो,
तथा भूमि उपयोग आयोजन एवं संस्थान ने भारत की मृदाओं पर बहुत से अध्ययन किए गए। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो और भूमि उपयोग आयोजन यानी कि भूमि कितने परसेंट कहाँ पर उपयोग हो रही है, तो वो है कि भूमि उपयोग आयोजन एवं संस्थान ने भारतीय मृदाओं के पर बहुत से अध्ययन किए। मृदा के अध्ययन तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे मृदा का जो अध्ययन है तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे तुलनात्मक बनाने के लिए इसके अंतर्गत ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसका नाम है, ने भारतीय मृदाओं को उसकी प्रकृति और उसके गुण के आधार पर वर्गीकृत किया है। यानी कि जो मृदा का वर्गीकरण किया है ना, वो किया किसने है? वो मृदा सर्वेक्षण विभाग ने नहीं किया जो 1956 में हुई थी, ये किया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है ना, ICAR, उसने किया है। पहला तो ये महत्वपूर्ण यहाँ पर कि भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण किसने किया। यह वर्गीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग USDA, ये है USDA, संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग द्वारा मृदा वर्गीकृत पर हाई आधारित है। यानी कि जो ICAR ने जो वर्गीकरण किया वो USA के आधारित कृषि विभाग द्वारा वर्गीकृत है ना, उस पर आधारित था ये। अब इसमें लिखा हुआ है ICAR ने USD मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत की मृदाओं को निम्नलिखित क्रमों में बांटा है। यानी कि नंबर तो फिर भी नहीं बताया इसने, फिर भी हम काउंट कर लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 प्रकार में बांटा है ICAR ने। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। अब है इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल मृदा है वो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाती है। इंसेप्टिसोल को और क्या कहते हैं? मैदानी मृदा, जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा ही होती है। उसके बाद में है एंटीसोल। एंटीसोल में एल्फिसोल्स को कहते हैं सर, वो तो सर एंटीसोल, जलोढ़ आप नहीं, हाँ पर्वतीय एल्फिसोल्स। ये इंसेप्टिसोल कौन सी होती है? इंसेप्टिसोल तो पर्वतीय मृदा होती है मेरे हिसाब तो से तो। हाँ शायद पर्वत अर्थ घास। इसको कहते हैं। हाँ, जैसे हाँ अपने पर्वतीय डाला राजस्थान हो। में तो पर्वत, हाँ अरावली हाँ का आसपास का जो क्षेत्र नीचे। वर्टिसोल तो होती है काली मृदा। हम्म। ये है इंसेप्टिसोल। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इंसेप्टिसोल है लगभग बड़े बड़े आकार में 40% भाग पर पाई जाती है, ये सबसे ज्यादा है। उसके बाद में है एंटीसोल मृदा। एंटीसोल मृदा है लगभग 28% भाग पर पाई जाती है। इसके बाद में एल्फिसोल्स, ये है एल्फिसोल्स, मैदानी है ना मृदा। एल्फिसोल्स जलोढ़ मृदा, यही है एल्फिसोल्स वाली, जो राजस्थान के पूर्वोत्तर राजस्थान में जयपुर, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, यहाँ पर पाई जाती है एल्फिसोल्स। उसके बाद में वर्टिसोल्स, जो हमारे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ यहाँ पर पाई जाती है, जो वर्टिसोल काली मृदा है। वर्टिसोल्स मध्यम काली 8% भाग पर पाई जाती है, 8.52 है या 8.5% भाग पर पाई जाती है। उसके बाद में एरिडीसोल्स पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। उसके बाद में अल्टीसोल्स है और मोलिसोल्स, ये नाम याद रखने हैं। और अन्य में आते हैं 2.92 यानी कि सबसे कम पाई मात्रा पाई जाती है मोलिसोल्स, सबसे ज्यादा है इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल में प्रथम अक्षर आता है आई, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, आई आता है। उसके बाद में कौन सा आता है? एंटीसोल्स का ए आ गया। उसके बाद में एल्फिसोल्स, AL आ गया। थोड़ा सा ये ध्यान रखना। भारतीय मृदा राष्ट्रीय भू सर्वेक्षण एवं भू उपयोग ब्यूरो प्रकाशन किया गया था संख्या 94 ये तब का है। उसके बाद में है उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर भारत में मृदाओं को मिट्टी को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, ये इकट्ठा ही है, इसका कॉम्बिनेशन है लाल और पीली मृदा का। उसके बाद में लेटराइट मृदा, जो दक्षिणी भारत में पाई जाती है, केरल, कर्नाटक में लाल रंग की मृदा है लेटराइट। उसके बाद में शुष्क मृदाएं, शुष्क मृदा, उसके अलावा लवणीय मृदाएं,
खारे पानी के जो क्षेत्र है वहां पर लवणीय मृदा है। उसके अलावा पीठ मृदा, यही है वो पीठ मृदा सर्वाधिक। हाँ, वन मृदा, वनों में पाई जाने वाली वन मृदा। एक नंबर है जलोढ़ मृदा। आरिफ सर, थोड़ा सा देखना, मैं सर काम जा क्या था। आप पढ़ना मैं। हेडिंग पढ़ें, ठीक है हाँ। जी। अब हम पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदाएं उत्तरी मैदानी और नदियों की जो विस्तृत भागों में पाई जाती है। ये मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग को ढके हुए हैं। तो आपको एक तो आपने उसमें देख लिया, इन जो हमने देखा इंसेप्टिसोल सबसे ज्यादा थी वहां पर, उसका कम से कम 2 से 3 क्रम तो हमें याद रखना पड़ेगा, सबसे ज्यादा से कम की ओर। इंसेप्टिसोल, एंटीसोल्स, एल्फिसोल्स। और ऐसे ही ये देखें जलोढ़ जो मृदा है वो लगभग 40% भाग पर है। अगर हम अपने इस हिसाब से देखें ना, जो उत्पत्ति, रंग और संयोजन अवस्थिति के आधार पर जो हमने देखा है, ठीक है। ये निक्षेपण मृदा है जिसमें नदियां और सरिताओं ने वाहित तथा निक्षेपित किया है। मतलब ये मृदा ऐसा नहीं है कि जहां पर अब है वहीं बनी है, ये कहीं से और जगह से लाई गई है निक्षेपण के माध्यम से। और ये क्या बोलते हैं, सरिताओं के माध्यम वाहित हो गया ये जो मृदा है राजस्थान के एक संकीर्ण गलियारे से होती है होती हुई ये मृदा जो है गुजरात के मैदान में फैली मिलती है। प्रायद्वीपीय प्रदेश में ये पूर्वी तट की नदियों के डेल्टाई और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। यानी कि जहां जहां नदियां आप देखोगे लगभग वहां पर ये मृदा पाई जाएगी। जो अभी हम मैप में भी देखेंगे आगे। जलोढ़ मृदाएं गठन में बलुई धुमई से चिकनी मिट्टी की प्रकृति की पाई जाती है। ये जो जलोढ़ मृदा होती है गठन में अगर हम देखें तो बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति पाई जाती है। सामान्यतः इसमें इनमें पोटाशियम की मात्रा अधिक और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। एक कुछ मृदाओं में ये देखते हैं हम मतलब किसमें क्या ज्यादा पाया जाता है। तो इसमें पोटाश की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी किसमें, जलोढ़ में। और फास्फोरस की कमी पाई जाएगी, तो इसको आप हाईलाइट कर लेना। गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में खादर और बांगर नाम से की गई दो विभिन्न जो मृदाओं विकसित हुई हैं। खादर प्रतिवर्ष पहाड़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नया जो जलोढ़ जलोढ़ है और महीन गाद होने के कारण मृदा की उर्वरता बढ़ा देता है। इसका मतलब ये है कि एक तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि एक तो खादर होती है, एक बांगर होती है। खादर जो होती है वो नवीन जलोढ़ मृदा होती है जो नदियों द्वारा लाकर वहां पर बिछा दी जाती है नदी के आसपास क्षेत्र में, बाढ़ के मैदान में उस तरीके से। और बांगर होती है वो थोड़ा इससे ऊंचे और इस नदी क्षेत्र से थोड़ा दूर होता है ये क्षेत्र, जो रह कलर भी हो जाती है बाद में ज्यादा सिंचाई की वजह से, उस तरीके से है। एक बार हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते फिर वापिस आएंगे उस मैप पे। ये कहते हैं कि जो खादर है वो तो कैसी होती है, नवीन होती है। और बांगर होती है वो होती है पुराना जलोढ़, जिसका जमाव बाढ़कृत मैदान से दूर होता है। किसका, बांगर का। खादर और बांगर मृदाओं में कैल्शियमी संग्रंथ अर्थात कंकड़ पाया जाता है। मतलब खादर और बांगर मृदाओं में क्या पाए जाते हैं, कंकड़ पाए जाते हैं, कंकड़। और कंकड़ को यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज किया गया है, कैल्शियमी संग्रंथ। मतलब कैल्शियम से जो इस ग्रंथ से बन जाते हैं ना वो, इस तरीके से हो सकता है ये शब्द दे ले और आपसे पूछ ले तो फिर आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके रखना है। निम्न तथा मध्य गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र घाटी में ये मृदाएं अधिक दुमटी और मृणमय होती हैं। कहाँ की बात कर रहा है, निम्न जो और मध्य गंगा का। अब आपको ये पता रहना चाहिए निम्न गंगा का जो क्षेत्र है मैदान का वो कौन सा है। मतलब जो हम जितना पश्चिम बंगाल की तरफ जाएंगे ना वो निम्न होगा, उससे थोड़ा सा हम बिहार के लगभग यहाँ यूपी साइड आएंगे थोड़ा सा, पूरा यूपी नहीं, यूपी का जैसे पूरी भाग ऐसे ले लें, ये मध्यम हो गया। फिर पश्चिम यूपी वाला ये क्षेत्र है, ये वाला अपना उच्च वाला हो जाता है जो हम पहले देख चुके हैं इसको। पश्चिम से पूर्व की ओर इसमें बालू की मात्रा जो है घटती जाती है। कहाँ से, पश्चिम से पूर्व। और पश्चिम से पूर्व ही नदी आ रही है, जैसे हम गंगा नदी को देखते हैं। तो ये पूछ सकता है कि पश्चिम से जब पूर्व जाएंगे तो बालू की मात्रा बढ़ेगी या घटेगी। तो इसका मतलब ये है कि घटेगी, क्योंकि बालू जो है पहले ही रह जाती है कुछ, फिर थोड़ा जितना कम बचती धीरे धीरे लास्ट तक पहुंच जाती है वो। ये कहता है कि जलोढ़ मृदाओं का रंग हल्के
धूसर से राख धूसर जैसा हो जाता है। जलोढ़ जो उसका रंग पूछ लेता है कि कैसा है, हल्का धूसर से राख धूसर जैसा हो जाता है। इसका रंग निक्षेप की गहराई, जलोढ़ के गठन और निर्माण में लगने वाली समय अवधि के निर्भर करता है। जलोढ़ मृदाओं पर गहन कृषि की जाती है। ठीक है, अब वापस हम मैप में आएंगे, पिछले मैप में 6.2 जो मैप दे रखा है इसमें आप आ जाइए। अब इसमें बॉक्स बना रखा है जो बंगाल की खाड़ी में, इसको देखें अपन। इसमें ब्लैक कलर से दिखा रखी है, वो वन होती है वन मृदा, मतलब जहां पर, वैसे पर्वतीय मृदा भी बोल सकते हैं इसको हम, वन मृदा, ठीक है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे दे रखा है इन्होंने बिंदु टाइप में, इस तरीके से वो जलोढ़ है। लेकिन अब सबसे पहले जो वन मृदा दे रखी है, वन मृदा को देखो आप कहाँ है, जहां पर्वतीय क्षेत्र है वो पूरा। उसके बाद में जलोढ़ जो अपने गंगा नदी का जो मैदान है वो, और कुछ अन्य नदियां भी हैं। अब देखेंगे हम जलोढ़ वाले को, एक तो गंगा नदी जहां जहां से बह रही है, और एक जो पंजाब वाला क्षेत्र है उसमें देखिए, क्योंकि वहां भी नदियां हैं जैसे सतलज वगैरह रो, ठीक है। ऐसे ही ये पतली सी एक पट्टी देखो राजस्थान से होती हुई गुजरात की तरफ जा रही है, ठीक है। एक हम देखेंगे थोड़ा सा, ये जो तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे पूर्वी तट पे देखो आप, ये डॉट डॉट से हैं जो, ठीक है। इस तरीके ऐसे अपन उत्तरी पूर्वी उसमें चले जाएंगे। बीच में देखो, बीच में एक असम वाला जो क्षेत्र, वहां बीच में डॉट डॉट दे रखा है। इसका मतलब ये है कि जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, इससे हमें अंदाजा लग गया। अब आएंगे हम लाल और पीली। अच्छा, लाल और पीली मतलब जैसे लाल मृदा होती है, जब वो पानी आ जाता है ना, उसमें पानी ग्रहण कर लेता है तो वो पीलापन रूप ले लेती है, इसको इस लाल पीली कहते हैं अपन। अब इसका क्षेत्र देखते हैं हम। अब आप देखिए इसमें, जैसे उड़ीसा के आसपास थोड़ा ऊपर देखते हैं हम, यहाँ पर जो बीच वाले राज्य हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, उसके नीचे थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के लगभग यहाँ थोड़ा सा, और झारखंड है। तो यहाँ पे देख थोड़ा कुछ मध्य प्रदेश का भाग आ जाएगा, कुछ महाराष्ट्र का भी आ जाएगा। तो इस तरीके से, इसी तरीके से डॉट डॉट, और ये वाला जो है क्या बोलते हैं, थोड़ा सा निशान थोड़ा बड़ा है डॉट से, तो अपन उत्तर पूर्वी राज्य में देख सकते हैं सही। ऐसे ही हम दक्षिण भारत में भी देख सकते हैं। इसका मतलब लाल पीली मिट्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम काली मिट्टी की बात करेंगे। काली मिट्टी का मतलब हो गया महाराष्ट्र, एमपी, थोड़ा सा कुछ गुजरात का भी भाग है, ये वाला जो दक्कन का पठार वाला जो क्षेत्र, दक्कन ट्रैप वाला, ठीक है। इसके अलावा हम और देखते हैं थोड़ा सा, इसमें लेटेराइट मिट्टी है जो जो ईंट की तरह हो जाती है, ईंट का सारा मतलब बहुत पक जाती है ये पानी से। अब इसका क्षेत्र देखो, उड़ीसा के लगभग थोड़े थोड़े अलग अलग जगह, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से मिलेगी ये, थोड़ी थोड़ी करके। पश्चिमी घाट पर देखो आप, सबसे अधिक जहां ज्यादा बरसात होगी ना वहां पर ज्यादा है, ये लगा लो आप एक मोटा मोटा अंदाजा, क्योंकि लेटेराइट बहुत कठोर मिट्टी भी होती है, ठीक है। इसको काट कर जो मकान वगैरह में भी यूज किया जाता है इसका, ठीक है। आपने ऐसे ही जैसे मेघालय वाला जो क्षेत्र है वहां देखो, वहां पे भी मिट्टी है, ठीक है। उसके अलावा हम शुष्क मृदा देखते हैं। शुष्क मृदा देखो अपने राजस्थान में। तो इस तरीके से आप ज्यादातर इन चीजों से आप अच्छे से इन चीजों को जानते हैं, और थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अभी हम जलोढ़ को पढ़ा है हमने, अब जलोढ़ आप फिर दोबारा से देख लिया हमने, वो नदियों वाले क्षेत्र है जो, वो वाला। और अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे, जलोढ़ के बाद में पढ़ेंगे काली मृदा। अब काली मृदा आप देख लीजिए कहाँ पर है, जो दक्कन ट्रैप वाला क्षेत्र है, कुछ गुजरात का क्षेत्र है, ठीक है। अब हम काली मृदा पर जाते हैं वापिस। काली मृदा दक्कन के पठार के अधिक भाग पर पाई जाती है। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल हैं। अब नॉर्मल ये राज्य हैं जो थोड़ा सा आप समझते हो इन चीजों को, हल्का हल्का से देख सकते हैं। गोदावरी और कृष्णा नदी के ऊपर ऊपरी भागों और दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिम भाग में गहरी काली मृदा पाई जाती है। दक्कन के कौन से भाग में? उत्तर पश्चिम में अधिक गहरी पाई जाती है। इन जो मृदाओं में रेगर तथा कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है इन्हें, मतलब इन मिट्टियों को रेगर कहते हैं अपन, काली मिट्टी होती है। कपास वाली मृदा भी कहते हैं, जिसको रेगूर भी कहते हैं, रेगर वो एक ही है। और इसी का जो इंग्लिश वर्जन वैसे नाम दे देते हैं कि भाई अपन वही जो वर्टिसोल्स बता रहे थे कि काली मृदा है, लेकिन वो अलग वर्गीकरण है, ये अलग वर्गीकरण है। वो अलग विशेषताओं के आधार पर, ये अलग विशेषताओं को, एक अपन नॉर्मल देख रहे हैं। आमतौर पर काली मृदा मिरण में गहरी और अपारंगम्य होती है। एक तो क्या होती है कि ये जो काली मिट्टी होती है, आप देखते हैं इसके जो बारीक कण होते हैं, ठीक है, तो मिरण में होती है, गहरी भी होती है, और ये अपारंगम्य मतलब इसमें पानी जो है
ये इसी के अंदर रह जाता है, मतलब ज्यादा नीचे नहीं जा पाता, मतलब तो इस तरीके से मतलब पारगम्य नहीं है, ऐसा नहीं कि ऊपर से नीचे चला जाएगा, जितने मोटे कण होंगे इतने ही वो पानी नीचे चला जाता है। वैसे भी आपको पता है सब बालू मिट्टी पड़ते हैं हम, वो जो कहते हैं कि आर्द्रता, पानी जल सोखने की जो क्षमता किसमें ज्यादा है किसमें कम है, उस तरीके जितने बारीक कण होंगे इतने ही वो मतलब आर्द्रता मतलब पानी को सोखने की मतलब ग्रहण करने की क्षमता रखता है। ये मृदाएं गीले होने पर फूल जाती हैं। भाई गीले होने पर क्या होगी, फूल गई, और जब ये फूल के जगह पे सूखेगी ये, जब अलग अलग होगी तो इसमें दरारें आ जाती हैं वो चीजें, और चिपचिपी भी होती है, सूखने पर ये सिकुड़ जाती हैं, और इस प्रकार शुष्क ऋतु में इन मृदाओं में चौड़ी चौड़ी दरारें हो जाती हैं। इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वे स्वतः ही जुताई हो गई हो, इसलिए इन्हें स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। नमी के धीमे अवशोषण और नमी के क्षय की इस विशेषता के कारण काली मृदा में एक लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। नीचे आप चित्र देख सकते हो, और आप सब ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र से हो तो ये चीजें आप नॉर्मल देख लेते हो, जैसे कहीं तालाब वाला आपके पास कई बार अगर ठीक ऐसी मिट्टी होती है जहां पर, वरना आप इस चित्र को जी आप देख सर। सकते हो। जी, इसके कारण फसलों को, विशेष रूप से वर्षाधीन फसलों को शुष्क ऋतु में भी नमी मिलती रहती है और वे फलती फूलती रहती है। मतलब इसमें क्या है कि जो वर्षाधीन वाली जो फसलें हैं वो कुछ शुष्क ऋतु में भी नमी मिलती है इसमें, इसमें क्या है जो फसल वगैरह है वो आराम से इसमें फलती फूलती, कोई दिक्कत नहीं। रासायनिक दृष्टि से काली मृदा में चूने, लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हो गए, ये तत्व तो काफी मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें चूने की मात्रा ठीक पाई जाती है, लोहा भी पाया जाता है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इनके तत्व इसमें काफी मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें पोटाशियम की मात्रा भी पाई जाती है, पोटाशियम इसमें भी पाई जाती थी और जलोढ़ वाले में पढ़ा था हमने। लेकिन इनमें फास्फोरस और नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है। देखो नाइट्रोजन तो आप लगभग आप देखोगे ना, ज्यादातर जो मतलब मिट्टियों में ये नाइट्रोजन वगैरह की कमी पाती है, फास्फोरस की, जैव पदार्थों की भी इसमें कमी होती है। ठीक है, क्योंकि जैव पदार्थ हम ह्यूमस की मात्रा किसमें पढ़ रहे थे, पीट वाली वो जो बता रहे थे उस तरीके से। ठीक है, इस मृदा का रंग गाढ़े काले और स्लेटी रंग के बीच की विभिन्न आभाओं का होता है। गाढ़े काले रंग को देख लें और स्लेटी रंग को देख लें, उनके बीच में विभिन्न आभाओं में मतलब अलग अलग उनकी कलाओं में, मतलब अलग अलग तरीके से थोड़ा समझ सकते हैं आप। अब तक हम दो मृदा पढ़ चुके हैं, एक जलोढ़ एक काली मृदा। अब हम पढ़ेंगे लाल और पीली मृदा। ठीक है, अब इस देखो लाल मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। इसका मतलब दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिम में तो कौन सी थी, काली, और इसके बाद बता रहा है कि दक्कन का जो पठार उसके पूर्वी और दक्षिणी भाग में जहाँ कम वर्षा होती है थोड़ी, तो वहां पर क्या होती है कि जहाँ रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, क्योंकि हाँ ठीक है, पश्चिमी घाट के गिरिपद क्षेत्र में भी लंबी पट्टी में लाल दुमटी, जो लाल दोमट कहते हैं जिसको मृदा पाई जाती है। अब देखो पश्चिम घाट के पास में पाई जाएगी, और हमने दक्कन के पूर्वी में देख लिया और दक्षिणी में देख लिया इस भाग में। ठीक है, ये कह रहा है कि पीली और लाल मृदा ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भागों और मध्य गंगा के मैदानों के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। कुछ ओडिशा मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये मतलब बहुत मतलब एक साथ काफी, ये अलग अलग क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी सी इस तरीके से मात्रा में पाई जाती है। तो इसलिए कहीं छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में, कुछ ओडिशा के में, कुछ मध्य गंगा के मैदानों भागों में, कुछ हमने पश्चिमी घाट पढ़ लिया, कुछ दक्कन पठार को जो बताया उन्होंने क्षेत्र वो वाला। ये कहता है कि इस मृदा का लाल रंग रवेदार कायांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक विसरण के कारण हुआ है। मतलब कायांतरित जो चट्टान है उसमें जो लोहे के व्यापक विसरण के कारण इसका क्या रंग हो गया, लाल हो गया। जल योजित होने के कारण ये पीली हो जाती है। देखो लाल थी, इसमें जल का प्रभाव आया, जल अब मिलाया तो जलिया आ गया, तो ये रंग बदल लेगा अपना, कैसे हो जाएगा, लाल से पीला सा लगने लग जाएगा, इसलिए इसको लाल पीली कहते हैं हम। महीन कणों वाली लाल और पीली मृदा सामान्यतः उर्वर होती है, मतलब जिसमें अच्छे से कोई चीज उग सकती है। इसके विपरीत मोटे कणों वाली जो वे उच्च भूमियों की मृदाएं अनुर्वर होती हैं। मतलब इसके विपरीत बता रहा है, जैसे मोटे कण वाली होगी वो कैसी होगी, अनुर्वर होगी, जबकि ये कैसी उर्वर है। ठीक है,
इसमें सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी। मैंने आपसे कहा ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, ज्यादातर मिट्टियों में आप यही वर्ड पढ़ोगे, जैसा अभी तक हमने पहले पढ़ा है। तो इसी तरीके से ये चीज है। अब तक हम 3 मृदाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, जलोढ़, काली, लाल पीली। अब हम पढ़ेंगे लेटेराइट, जिसमें अधिक, मतलब जैसे जहां पर वर्षा होती है उस क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है। एक इसका जो मोटा मोटा हम देखते हैं कि ये बहुत कठोर होती है, मकान वगैरह बना, ईंट बना लेते हैं इसे, लेटर वगैरह सब यूज करके। उस तरीके से आप देखते हैं इसमें लेटेराइट का एक लेटिन शब्द, लेटर से बना है इसका शब्द। जो लेटेराइट है ना, ये लेटिन भाषा के शब्द है लेटर, इससे बना है, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। तो ईंट से एक हम मकान बनाते हैं, तो उस तरीके से आप समझ सकते हो, इसी से हम क्या बनाएंगे, मकान वगैरह बनाते हैं। लेटेराइट मृदा, उच्च तापमान और भारी वर्षा। अब देखो, आप इसकी जब लोकेशन भी आप देख रहे हो ना, जहाँ भारी बरसात हो रही है, और वहीं पर और उच्च ताप भी होता है। उच्च ताप और भारी वर्षा के विकसित होने से ये मृदाएं उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम है। निक्षालन क्या होता है? निक्षालन होता है कि एक परत से दूसरे परत में कोई चीज जाती है ना, जब निक्षालन, उस तरीके से। तो ये उस तरीके से है। वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निक्षालित हो जाता है। वर्षा हुई, वर्षा के कारण जो चूना और सिलिका है उसका तो हो गया निक्षालन, ठीक है, उसका तो हो गया निक्षालन, ठीक है, मतलब वो कुछ तत्व तो नीचे चले जाते हैं इसमें से। वर्षा के कारण चूना और सिलिका तो निक्षालन हो गई, और लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती है। मतलब इसमें से कौन कौन से तत्व, एक चूना और सिलिका, वो तो निक्षालन के माध्यम से नीचे चले गए। अब क्या क्या बच गए इसमें, लोहो के कुछ ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के कुछ भरपूर, ये मृदाओं में शेष रह जाते हैं। उच्च तापमान में आसानी से पनपने वाले जो जीवाणु होते हैं, ह्यूमस की मात्रा को तेजी से क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। क्योंकि पहले भी इस चीज के बारे में पढ़ चुके हैं, जहां अधिक तापमान होगा वहां पर जो ये जीवाणु वगैरह होते हैं, तो वो ह्यूमस की मात्रा को नष्ट कर देते हैं, वहां पर ज्यादा पनपता है। इसीलिए यहाँ ज्यादा नहीं पाई जाती, नहीं तो बरसात खूब होती है। इन मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम की कमी होती है। देखो, फिर देखो क्या क्या बताया, जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा की कमी पाई जाती है, इसमें भी कमी पाई जा रही है, ठीक है। तथा लोह ऑक्साइड और पोटाश की अधिक मात्रा होती है, ठीक है। क्योंकि लोहा, इसलिए क्योंकि वो अंश बच गए ना, क्योंकि लेटेराइट जो है ईंट की तरह होती है, क्योंकि मजबूत होगी, मजबूत होगी तो उसमें कम से कम लोहा के अंश तो मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि वो निक्षालन से कौन कौन से, एक तो हमने पढ़ा चूना, एक पढ़ा सिलिका, वो क्या निक्षालन की वजह से उसमें नीचे चले जाते हैं वो। और निक्षालन वाला अभी तक हमने कहीं नहीं पढ़ा है, सिर्फ इसी में पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर अधिक तो बरसात होगी, अधिक तापमान होगा। तो आप निक्षालन शब्द कहाँ से याद रखोगे, इस जो लेटेराइट मृदा है इससे हमें याद रखना है, ठीक है। ये कहते हैं कि परिणाम स्वरूप लेटेराइट मृदाएं कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। ये जो मृदा होती है ये पर्याप्त ऊर्जा, मतलब वो नहीं है, उपजाऊ के लिए नहीं सही। क्योंकि इसमें फसलों के लिए उपजाऊ बनाने के लिए इन मृदाओं में खाद उर्वरक की भारी मात्रा डालनी पड़ती है। ये कहाँ पर, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में, जैसे इसमें क्या क्या कुछ फसल वगैरह बता रहा है, जैसे काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लाल लेटेराइट मृदाएं अधिक होती है। काजू भी थोड़े थोड़े पीलापन सा लाल लाल से होते हैं ना, उस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो काजू वगैरह के लिए, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम मकान बनाने के लिए लेटेराइट मृदा का प्रयोग ईंटें बनाने के लिए किया जाता है। अगेन वो कि मकान बनाने के लिए इन ईंटों, क्योंकि कठोर होती हैं, इसका शब्द भी ईंट ही था, ईंट से हम मकान बनाते हैं इस तरीके से। इन मृदाओं का विकास मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है। प्रायद्वीपीय कौन से भाग, ऊंचे भाग, क्योंकि तापमान भी ठीक मिलेगी वहां, बरसात भी ठीक है, तो इस वजह से ये मृदा का वहां भी मुख्य विकास हुआ है। लेटेराइट मृदा सामान्यतः कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा, असम। तो आप एक लेटेराइट हम देखते हैं नॉर्मली भाई, कुछ तो पश्चिमी तटीय मैदान हो गया जो केरल, तमिलनाडु, और ये कर्नाटक वाला तमिलनाडु से पूर्वी में आ जाता है थोड़ा, कुछ बीच में मध्य प्रदेश का, कुछ ओडिशा का तटीय भाग है जो वहां पर उस तरीके हम देख रहे थे। असम के कुछ पहाड़ी भाग है जहां पर अधिक वर्षा हो रही थी, इस तरीके से हम देख रहे थे। अब तक हम 4 मृदाओं के बारे में, शायद 4 या 5 के बारे में पढ़ चुके हैं। एक तो जलोढ़, काली, लाल पीली, लेटेराइट, इन मृदाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आएंगे हम शुष्क मृदा पर। शुष्क मृदा का रंग लाल से लेकर किशमिशी तक होता है। किशमिश आप जानते हो अच्छे से, ये
जो है इसका रंग बताया, इसका रंग थोड़ा आप याद रख सकते हो। शुष्क का बताया इन्होंने, लाल से किसमिसी। ये सामान्यतः संरचना से बलुई और प्रकृति की लवणीय होती है, कुछ बलुई होती है कुछ लवणीय, उस तरीके से मिक्स। कुछ क्षेत्रों में मृदाओं में नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है, जैसे हम देखते हैं पश्चिमी रेतीली मैदान, उस तरीके से कि इनमें पानी को वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जा सकता है। और शुष्क जलवायु, उच्च तापमान और तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। इसमें नाइट्रोजन अपर्याप्त मात्रा में और ये जो फास्फोरस है ये सामान्य मात्रा में पाया जाता है, मतलब नाइट्रोजन कमी है लेकिन फास्फोरस थोड़ा सामान्य मात्रा में मिल सकता है। नीचे की ओर चूने की मात्रा के बढ़ने जाने पर, जब नीचे की ओर चलेंगे हम तो चूने की मात्रा बढ़ते जाने के कारण निचले सन स्तरों में जो उसकी परतें होती है में कंकड़ों की परतें पाई जाती हैं। मृदा के तली सन स्तर वो मंडल होता है जो कंकड़ों की परत के बनने के कारण पानी का रिसाव सीमित हो जाता है। इसलिए सिंचाई किए जाने पर इन मृदाओं में पौधे की सतत वृद्धि के लिए नमी सदा उपलब्ध रहती है। ये मृदाएं विशिष्ट शुष्क स्थलाकृतिक वाले पश्चिमी राजस्थान में अभिलक्षणिक रूप में विकसित हुई हैं। ये मृदाएं अनुर्वर है, मतलब इसमें उर्वरता नहीं होती थी क्योंकि इनमें ह्यूमस जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये वाला आप राजस्थान वाला आप उससे रिलेट करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लवणीय मृदाएं। लवणीय मृदा कब हो जाती है, जैसे हम ज्यादा अधिक सिंचाई वगैरह कर देते हैं कई बार, तो उससे केसिका वगैरह जो क्रिया होती है ना वो अभी हम इसमें पढ़ेंगे, उसकी वजह से ऐसी मृदाओं को ऊसर मृदा भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है ऊसर। लवणीय मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का अनुपात अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब देखो लवण का माध्यम हो गया, जब हम लवण पढ़ते हैं ना उस टाइम देखो हम जब सबसे ज्यादा वो पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड है वो उस तरीके से, तो वो लवण के एक प्रकार थे जब हम पढ़ रहे थे मैग्नीशियम वगैरह, वो तो वो अधिक पाया जाएगा इसमें। तो सोडियम है, पोटेशियम है के और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक मात्रा में पाया जाता है। आप इस चीज को उस तरीके से याद, क्योंकि अपने एक लवण वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं हम पहले। अतः ये अनुर्वर होती है, ठीक है, जब लवण हो गया तो नहीं होगी। इसमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती, मुख्य रूप से शुष्क जलवायु और खराब अफवाह के कारण। एक तो शुष्क जलवायु वहां पर, ऊपर से जो खराब अफवाह, अफवाह मतलब जो नदी वगैरह का या पानी का जो भी आना का सिस्टम है वो, इनमें लवणों की मात्रा बढ़ती जाती है। ये मृदाएं शुष्क और अर्ध शुष्क तथा जलाक्रांत क्षेत्रों और अनूपों में पाई जाने वाली, मतलब ये कह रहा है कि ये मृदा जो कहाँ पाई जाए, ये तो शुष्क वाला क्षेत्र हो गया, एक अर्ध शुष्क हो गया, एक जलाकार जलाक्रांत क्षेत्र में जहाँ जल अधिक होता है उस तरीके से। और उसके अलावा ये कह रहा है अनूपों में पाई जाने वाली इनकी संरचना कैसी होती है, बलुई से लेकर दुमटी प्रकार की होती है। इनमें नाइट्रोजन और चूने की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। ठीक है, लवण मृदाओं का अधिकतर प्रसार जो है पश्चिमी राजस्थान, सॉरी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा वाले और पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में ये पाई जाती है, कच्छ के रण में। अब इसमें जो कुछ हाँ ये जिले वगैरह दिया थोड़ा वैसे देख सकते, गुजरात का इन्होंने पश्चिमी क्षेत्र बताया, ठीक है, पूर्वी तट का हम डेल्टा वाला क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के सुंदरबनों के क्षेत्रों में इस चीज को ज्यादा देख सकते हैं इंडिया के स्तर पर। आगे कहते हैं कि कच्छ के रण में, कच्छ का रण कहाँ है, गुजरात में, तो उसके दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ नमक के कण आते हैं और एक पपड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं, क्योंकि ये अरब सागर से जो शाखा आती है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, डेल्टा प्रदेश में समुद्री जल के भर जाने से लवण मृदा के विकास को बढ़ावा मिलता है। डेल्टाई जो क्षेत्र होते हैं उनमें कुछ समुद्री जल के भर जाते हैं, वहां पर क्या है, लवण की प्राप्ति हो जाती है। अत्यधिक सिंचाई वाले गहन कृषि के क्षेत्रों में, विशेष रूप से हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में उपजाऊ जो जलोढ़ मृदा भी लवणीय हो गई है। जब हम पढ़ते हैं हरित क्रांति के बारे में तो उस टाइम आपको पता है बहुत सारे उर्वरकों का प्रयोग किया गया, अधिक से अधिक सिंचाई की गई, तो फिर जब अधिक सिंचाई की तब उस टाइम क्या है कि वो मृदा में क्या हो गया, लवणता ज्यादा आ गई थी अधिक सिंचाई से। इसके परिणाम स्वरूप नमक ऊपर की ओर, सॉरी से पहले रह गया, शुष्क जलवायु वाली दशाओं में अत्यधिक सिंचाई केशिका क्रिया को बढ़ावा देती है। कौन सी को, केशिका क्रिया, इसी से संबंधित केशिका क्रिया लवण से। इसके परिणाम स्वरूप नमक ऊपर की ओर बढ़ता और मृदा की सबसे ऊपरी परत में नमक जमा हो जाता है।
इस प्रकार के क्षेत्रों में विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, क्योंकि हम उसमें देखते हैं ना, जो पंचवर्षीय योजना हम देखते हैं, उसके अलावा जो हम यहाँ पर हरित क्रांति वगैरह, तो हरित क्रांति जो जब चली थी तो उस टाइम हम देखते हैं पंजाब हरियाणा में सबसे ज्यादा फायदा उठा, क्योंकि वहाँ नदियां हैं, तो सिंचाई अधिक से अधिक की, तो वहां पर लवणता ज्यादा हो गई, मिट्टी समस्या वहां ज्यादा उभरने लगी। इसको हटाने के लिए जिप्सम डालते हैं हम इसमें, इस समस्या से निपटने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि लवणीय मृदा को, लवणता उसमें कम करने के लिए क्या किया जाता है, एक तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो उस तरीके से अब तक हम कई सारी प्रकार की मिट्टियों को पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे पीट में मृदा, ठीक है, ये मृदा पढ़ेंगे, उसके बाद में हम आगे जो इसके कुछ मृदा वन है, कुछ और अलग अलग तरीके से वो चीज देखेंगे। सर ये केसी का क्रिया को थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ। जी क्या मैम। होता है, शुष्क जलवायु होती है तो ऊपर केसी का क्रिया, पानी कैसे जाता है ऊपर से हमेशा नीचे जाता है, नीचे की तरफ हम फ्लो देखते हैं। पर कभी कभी क्या होती है, केसी का क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें पानी नीचे से अपने आप ऊपर आ जाता है जमीन से। जैसे कि अपन कभी कभी, जैसे कि कोई बड़ी बाल्टी वाल्टी या कहीं क्या बोलते हैं उसको, होद वगैरह से पानी लेके जाते हैं, तो उसमें एक नाली डालते हैं, एक बार थोड़ा खींचते हैं और उसके बाद उसमें से नीचे से ऊपर भी पानी आ जाता है। ये घरों में चिनाई विनाई का काम होता है तो ये अप्लाई करते हैं चीजें, कि नीचे कोई हम्म। जगह है वहां पे नाली डाली, एक बार थोड़ा खींचा और फिर फ्लो बन जाता है और पानी अपने आप आता रहता है। तो वो एक हम्म। वैक्यूम सा हो जाता है जिसमें फिर पानी आता रहता है। ये वही केसी का क्रिया है कि इसमें क्या, जमीन से ऊपर की सतह पर एक नाली, छोटी सी नाली बन जाती है बहुत बारीक सी, और उसमें से लवण निकल के बाहर आ जाते हैं और फिर वो ऊपर फैल जाते हैं नमक की पूरी चादर। और ये आपने हम्म। ध्यान दिया इसमें लिखा हुआ शुष्क जलवायु वाली दशाओं में होता हम्म। है। यानी कि यहाँ जहाँ पे पानी भाप बढ़ के उड़ जाता है तो जमीन थोड़ी सी सूखी जैसे ही सूखी होती है तो फिर नीचे का जो लवण है वो ऊपर आने लग जाता है, जी क्योंकि मैम। ऊपर क्या है, लवणता कम हो गई, लवणता। हाँ तो ठीक है सर, आगे कंटिन्यू करो। तो इसको ओके मिटाने मैम। के लिए मैम जिप्सम का यूज पेन करेंगे। की सही है ना, मतलब इनसे हाँ मतलब ये कैसे करके होती है ना। हाँ, वही होता है वो बड़ोपल हनुमानगढ़ में है ये सबसे ज्यादा समस्या, ये वही सेम नहीं की मतलब समस्या। पेन अपन लिखते हैं ना, स्याही वाला पेन, अच्छा, हाँ हाँ ये, हाँ हाँ ये भी किसी का क्रिया का ही मतलब है ना उदाहरण, कि ये हाँ अपने हाँ। आप स्याही को सोख ले, अपन जो जो लिखते हैं वो कम होती जाती है। ये वही है मैम। ओके। जी मैम, ठीक है, थैंक यू। अब हम पढ़ेंगे पीटीए मृदा, और ये वो मृदा है जिसमें सबसे ज्यादा ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। जो मैं उस टाइम पहले बता रहा था कि भाई तराई क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है, जहाँ पर वनस्पति अधिक पाई जाती है। उसके अलावा 40 से 50% जो आंकड़ा बताया था वो, ठीक है, इस बारे में पढ़ लेते हैं। ये मृदाएं जो है भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वनस्पति की मृदा अच्छी होती है। वनस्पति भी होनी चाहिए अच्छी, क्योंकि ह्यूमस की मात्रा तभी तो होगी। अतः इन क्षेत्रों में जो मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। ये जो मृदा ये सॉरी जो मृदा को ह्यूमस और पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व प्रदान करते हैं, जो जितनी भी ज्यादा वनस्पति होगी, इन मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक होती है। जबकि आज अभी तक हमने देखी ह्यूमस की मात्रा सब में लगभग बहुत कम थी, तो इसमें ज्यादा है। ठीक है, ये मृदाएं सामान्यतः गाढ़े और काले रंग की होती है। थोड़ा ऐसा हो गया कि गाढ़ा काला रंग हो गया हल्का सा। इसमें कह रहा है कि अनेक स्थानों पर ये क्षारीय भी होती है। लवणी हम पढ़ चुके हैं, ये थोड़ा क्षारीय रूप बता रहा है। ये मृदाएं अधिकतर जो है बिहार के उत्तरी भाग में, और ये उत्तरांचल के दक्षिण भाग में, और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में, उड़ीसा और तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है, अब हमने देख लिया किसको, ये मृदा को, इसका थोड़ा क्षारीय रूप भी दिया है इसमें। अब हम पढ़ेंगे वन मृदा। वन मृदा जो पर्वतीय हम देख रहे पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग देख रहे हैं जिसको हम वो, आपने नाम के अनुरूप ये मृदाएं पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में ही बनती हैं। इन मृदाओं का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है। इन पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदाओं का गठन और संरचना बदलती रहती है। घाटियों में ये दुमटी और पांशु होती है। कहाँ पर? घाटियों में। तथा ऊपरी ढालों में ये मोटे कण वाली होती है। वैसे नॉर्मल सी बात है, जितनी हम ऊंचाई से नीचाई की तरफ चलते हैं, इतने ही बारीक कण होते चले जाते हैं। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का अनाच्छादन होता रहता है, और ये अम्लीय और कम ह्यूमस वाली होती है। ठीक है, क्योंकि और जगह तो ह्यूमस की मात्रा कम ही रहेगी,
निचली घाटियों में पाई जाने वाली जो मृदा है वो उर्वर होती है, क्योंकि जो बारीक कण होंगे वो घाटी में आ जाते हैं। तो घाटी में जो मृदा होती है वो कैसे थोड़ी अच्छे से उपजाऊ होती है, इसलिए ज्यादातर घाटियों में ही जो जो भी खेती वगैरह की जाती है वहीं पे की जाती है। ठीक है, ऊपर की गई चर्चा में स्पष्ट होता है, जो ऊपर अपन ने अब तक भी कोई चर्चा की है उसका कंप्लीट एक निष्कर्ष दे रहे हैं कि ऊपर की गई जो चर्चा से स्पष्ट होता है कि मृदा, उनका जो गठन है, गुण है, प्रकृति फसलों और पौधों और वनस्पतियों के अंकुरण, अंकुरण मतलब जो पहले बार अंकुर होता है ना बीज में से, उस तरीके से एवं वृद्धि के लिए अति महत्वपूर्ण है। मृदाएं जीवित तंत्र हैं, जीवित तंत्र होती है मृदा जो, ठीक है। किसी भी अन्य प्राणी की तरह यह विकसित, क्षय और निम्नीकृत होती हैं। यदि समय पर इनका सही उपचार किया जाए तो इसमें सुधार भी होता है और मृदा उस तंत्र के अन्य घटकों पर गहरा प्रभाव डालती है जिसका वे स्वयं एक अंग है। ठीक है भाई। अच्छा, एक तो क्वेश्चन ये बनता है, अभी तो खैर आगे हम और चीजें पढ़ेंगे, जैसे मृदा का अपरदन भी पढ़ेंगे, ठीक है, अवकर्षण भी पढ़ेंगे, इसको मृदा जो संरक्षण वगैरह पढ़ेंगे और चीजें। लेकिन इसमें जो पहले एक बार सर ने बताया था कि इसके जो घटक है जिससे मृदा मिल के बनी है, एक तो वो अलग से याद करने, एक मृदा को प्रभावित करने वाले कारक वो अलग हैं, उनको आप देखें। वो मृदा को प्रभावित करने वाले कारक इनमें से भी हो सकते हैं जो घटक है, लेकिन घटक को आपको जो 4-5 दे रखे थे, एक जैसे हमने देखा, एक तो वायु भी था उसमें, एक जल भी था उसमें, उसके अलावा हमने देखा ह्यूमस था, और खनिज कोई कुछ कण जो होते हैं वो। तो वो ह्यूमस के जो घटक है वो कई बार क्वेश्चन में अच्छे से आ जाते हैं, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए थोड़ा। ठीक है, अब देखो दो चीजें हमारे सामने, एक तो होगा मृदा का अवकर्षण और एक होगा मृदा अपरदन। अब दोनों एक चीजें हैं, अलग अलग चीजें। तो एक में तो होगा जैसे मान ले उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाएगी, जैसे कोई चीज मान लो उसमें बार बार कोई, जैसे फसल तो उगा रहे हैं लेकिन फसल अच्छा से नहीं हो रही है एक तो। और एक होती है अपरदन, मतलब वो कैसे, दो तरीके से होती है। एक तो जैसे हम परिधि रूप में देखते हैं, चादर रूप में, एक हम देखते हैं लंबवत रूप में अपरदन होता है जो, और एक होता है अवकर्षण जो उसकी उर्वरता में ह्रास हो जाता है। उर्वरता जो कहते हैं ना कि वो अब कलर हो गई, मतलब उर्वरता नहीं रही उसमें, उस तरीके से। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। मोटे तौर पर मृदा अवकर्षण को मृदा की उर्वरता के ह्रास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, कि मृदा में जो अवकर्षण है उसका मतलब एक उर्वरता में जो क्या हो गया, ह्रास हो गया। इसमें मृदा का पोषण स्तर गिर जाता है, ठीक है, तथा अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई कम हो जाती है। भारत में मृदा के संसाधन के 6 का मुख्य कारक है जो मृदा अवकर्षण है। अगर हम देखें भारत में जो मृदा के संसाधन में जो क्षय हो रहा है उसका जो मुख्य कारण है वो अवकर्षण है मृदा का। मृदा अवकर्षण की दर भू आकृति की पवनों की गति तथा वर्षा की मात्रा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। इसमें दो कारण बताएं, एक तो पवन की जो गति, एक वर्षा की जो मात्रा है। तो वो मृदा की जो अवकर्षण की दर है उसके बारे में ये चीज को बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे मृदा अपरदन। अपरदन आप पहले पढ़ चुके हैं, अपरदन क्या होता है। और अपरदन अलग अलग तरीके से होगा, इसमें दो तरीके से शायद दे रखा होगा, एक तो हम पढ़ते हैं पर्वतीय रूप में, ठीक है, और एक हम पढ़ते हैं जो मतलब लंबवत रूप में, जैसे घाटियां हो जाती है, जैसे हम देखते हैं, जैसे नदी वगैरह को देखते हैं हम उस तरीके से। ठीक है, मृदा के आवरण का विनाश मृदा अपरदन कहलाता है। मतलब इसका जो आवरण बना हुआ है ना उसी का विनाश हो जाएगा इसमें। बहते जल और पवनों के अपरदनात्मक जो प्रक्रियाओं तथा मृदा के निर्माणकारी जो प्रक्रियाएं साथ साथ घटित होती रहती हैं। अच्छा, हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई जो एक तो मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया वो एक बार बन गई, अब वो खत्म हो चुकी है, अब उसके बाद में अब अपरदन चलेगा, ऐसा नहीं है। ये क्रिया एक साथ चलती रहती है, ठीक है। जैसे हम पर्वतों की बात कर रहे थे, हिमालय हिमालय नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ भी रहा है, उसका अपरदन निक्षेपण वो अनाच्छादनात्मक क्रिया जो साथ में, तो ये सब एक साथ चलती क्रिया। सामान्यतः इन दोनों प्रक्रियाओं में एक संतुलन बना रहता है। धरातल में धरातल से सूक्ष्म कणों के हटने की दर वही होती है जो मिट्टी की परत के कणों को जुड़ने की वाली होती है। मतलब ये कह रहा है कि धरातल के जो सूक्ष्म कण है वो हटने की जो दर है वही होती है जो मिट्टी की परत के जो कण होते हैं जो से जुड़ी होती है उसके बारे में बता रहा है। कई बार प्राकृतिक अथवा मानवीय कारकों से यह संतुलन बिगड़ जाता है। कई बार देखते हैं हम कि मानव भी
मतलब जैसे कोई कहा खेत है तो खेत में से मिट्टी उठवा दी, या फिर जैसे भट्टा वगैरह बना, या फिर वैसे अब प्राकृतिक भी आते हैं कुछ नदी वगैरह के लिए, कोई और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। ठीक है, ये संतुलन बिगड़ सकता है इसमें। दोनों चीज बताइए कि मानवीय गतिविधियां भी हो सकती हैं और प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है। ये कह रहा है कि जिसमें मृदा के अपरदन की दर जो है बढ़ती जाती है। ठीक है, और मृदा अपरदन के लिए मानवीय गतिविधियां काफी हद तक उत्तरदायी हैं। जनसंख्या बढ़ने के साथ भूमि की मांग भी बढ़ने लगती है और मानव बस्तियां कृषि, पशुचारण और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन तथा अन्य प्राकृतिक वनस्पतियां साफ कर दी जाती हैं। जितना ज्यादा जनसंख्या हो रही है, इतनी अब हम रहने के लिए जगह चाहिए, रहने के लिए चाहिए तो हम कहीं ना कहीं उस जंगलों को भी साफ कर देते हैं, वो वनस्पति को साफ कर देते हैं काट वाट के। इस तरीके से मृदा को हटाने और उसका परिवहन कर सकने के गुण के कारण पवन और जल मृदा अपरदन के दो शक्तिशाली कारक हैं, जिनके बारे में हम पहले पढ़ भी चुके हैं। पवन द्वारा अपरदन शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में महत्वपूर्ण होती है। पवन तो होती है कहाँ सबसे ज्यादा? शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क में, जैसे हम रेतीले रेगिस्तान की बात कर रहे थे, महत्वपूर्ण होता है। भारी वर्षा और खड़ी ढालों वाले प्रदेशों में बहते जल द्वारा किया गया अपरदन महत्वपूर्ण होता है। एक तो ढाल वाला क्षेत्र हो, और एक हम देख रहे हैं जहां अधिक वर्षा होती है वो वाला क्षेत्र। जो प्रदेशों में एक नॉर्मल हम देखते हैं वहां पर सबसे ज्यादा ये प्रभावी होता है अपरदन के लिए। जल अपरदन अपेक्षाकृत अधिक गंभीर होता है, मतलब यह गहराई तक हो जाती है, मतलब वो परत, ऊपरी परत तो है ही है, उसके साथ बहुत बहुत गहरी घाटियां बना देती है। ये भारत के विस्तृत क्षेत्रों में होती रहती है। सबसे ज्यादा मतलब ये देखते हैं कि हम भारत के विस्तार पे ही विस्तृत क्षेत्र में होती है जल वाली। जल अपरदन दो रूपों में होता है, एक तो परत रूप में, परतदार जो मैं बता रहा था आपको, एक अवनालिका, कुछ नालियां बन जाती हैं। परत अपरदन समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद हो जाती है। जैसे मूसलाधार वर्षा आती तो ऊपर की जो सतह है उसको काट ले जाती है वो। इसमें मृदा का हटना आसानी से दिखाई देता है, सॉरी दिखाई नहीं देता है, किंतु यह अधिक हानिकारक होता है। अब जो ऊपर परत परत ऊपर ऊपर की हट गई है इसलिए ज्यादा नहीं दिख रहा है हमें, लेकिन अगर गहरी खाइयां होंगी तो अलग अलग दिख जाएंगी वो, क्योंकि इसमें मिट्टी के सूक्ष्म और अधिक उर्वर जो ऊपरी जो परत हट जाती है। अभी हम सनिस्तर पढ़ रहे थे के खे गे इस तरीके से, तो ऊपर वाला अभी खैर इसमें विस्तृत नहीं दे रखा। के का भी एक ऊपरी भाग जिसको ओ बोलते हैं हम, तो वो इससे भी ज्यादा उपजाऊ जो जस्ट ऊपर वाला वो परतदार रूप में अगर वो हट गया तो फिर उपजाऊ नहीं रहेगी ना वो जगह, तो उस तरीके से ये कहते हैं कि अवनालिका अपरदन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? तीव्र ढाल, जहाँ तीव्र ढाल होगा वहां अवनालिका बन जाएंगी। वर्षा से गहरी हुई अवनालिकाएं कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती हैं, जिससे ये कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। जिस प्रदेश में अवनालिका तथा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं उसे उत्खात भूमि कहते हैं, जैसे हमारी चंबल नदी करती है। और इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कोई उत्खात करती है तो चंबल नदी करती है, दूसरे नंबर पर यमुना करती है, इंडिया की बात करते हैं जो। ठीक है, इसे उत्खात भूमि इस प्राकृतिक कहा जाता है। चंबल नदी की द्रोणी में बीहड़ बहुत विस्तृत है। इसके अतिरिक्त ये तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल में भी पाए जाते हैं। देश की लगभग 8,000 हेक्टेयर भूमि प्रति वर्ष बीहड़ में परिवर्तित हो जाती है। अभी आंकड़ा दे रखा है, अगर आपकी में अलग अलग नहीं हो तो इस आंकड़े को याद कर लेना। 8,000 प्रति वर्ष एक आंकड़ा दे दिया, एनसीईआरटी को उठा के तो रख ले, वो अलग बात है। किस तरह के क्षेत्रों में अवनालिका अपरदन संभव है? मृदा अपरदन भारतीय कृषि के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है। इसके जो दुष्प्रभाव है वो अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ने लग जाता है। नदी की घाटियों में अपरदित मृदाओं के जमा होने से, ये कह रहा है कि नदी की घाटियों में जो अपरदित पदार्थों के जमा होने से उनकी जो जल प्रवाह प्रवाह क्षमता घट जाती है। जितना जल आना चाहिए उसमें उस नदी में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? मतलब आ तो रहा है लेकिन वो समा नहीं पा रहा है, इधर उधर चला जाता है, क्योंकि उसमें जो तल छट है, बहुत सारे अपरदित जो पदार्थ वो आ जाते हैं उसमें। इससे क्या होगा? बाढ़ आ जाएगी। इससे प्राय बाढ़ आती है तथा कृषि भूमि को क्षति पहुंचाती है, क्योंकि जब बाढ़ आएगा आसपास के जो खेत है, वहां की जो भूमि है, वहां पर नुकसान हो जाएगा। ठीक है, और वनोन्मूलन मृदा अपरदन के प्रमुख कारणों में से एक है। वनोन्मूलन, वन वगैरह जो सब चीज वो सब ऐसे खतरे में आ जाती चीजें। पौधों की जड़ें मृदा को बांधे रखती हैं, अपरदन को रोकती हैं। क्योंकि वन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मृदा को ये पकड़ के जकड़ के रखती है, उसको और मजबूत बना देती है।
और वर्षा भी अधिक होती है, बहुत सारे कारण है। लेकिन जब बरसात सीधी होती है, सीधी पड़ती है, मतलब एक तो जमीन पर, और एक पहले पेड़ पौधों से टकराए वो, तो सबसे ज्यादा प्रदान कौन सी करेगी? जो डायरेक्ट पृथ्वी पा रही है। तो बहुत सारे प्रभाव है, मतलब इसके इफेक्ट पड़ते हैं अपने पौधों पर, जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये कहता है कि पत्तियां और टहनियां गिराकर वे मृदा और ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि कर देते हैं। वास्तव में संपूर्ण भारत में वनों का विनाश हुआ है, लेकिन मृदा अपरदन पर इनका प्रभाव देश के पहाड़ी भागों में अधिक देखने को मिला है। मृदा अपरदन का, ठीक है। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का काफी बड़ा भाग अति सिंचाई के प्रभाव में लवणीय हो जाता है। जहां भी अधिक सिंचाई होगी ना, वो लवणीय क्षेत्र का वो मृदा हो जाएगी। मृदा के निचले संस्तरों में जमा हुआ नमक धरातल के ऊपर आकर उर्वरता को क्या कर देता है? नष्ट। अभी मैम बता रही थी कि भाई नीचे से जो जल है वो कहाँ जाता है? ऊपर आ जाता है। केसी का क्रिया बता रही थी मैम अभी। तो उस तरीके से ये उसको क्या करता है? सन स्तरों में जैसे ऊपर आ जाएगा नमक, तो फिर वो उर्वरता को नष्ट कर देगा। रासायनिक उर्वरक की रासायनिक उर्वरक भी मृदा के लिए हानिकारक है। कौन सा उर्वरक? रासायनिक। ठीक है, यह जब तक मृदा को पर्याप्त ह्यूमस नहीं मिलता, रसायन जो है उन्हें कठोर बना देता है और दीर्घ काल में इसकी उर्वरता क्या हो जाती है? घट जाती है। इस समस्या नदी घाटियों परियोजनाओं के उन सभी समादेशी क्षेत्र जिसका आसपास, जो कमांड एरिया बोलते हैं जिसको, में अधिक होता है। जैसे हम पढ़ते हैं किसको? हमारे पश्चिमी राजस्थान जो नहर, इंदिरा गांधी नहर, उसके जो आसपास का क्षेत्र है, जैसे अभी मैं भी बात कर रही थी कि जो गंगानगर वगैरह है, और ये ऊपर के जो हनुमानगढ़ वगैरह, इस क्षेत्र में ज्यादा ये चीजें हैं। जो हरित क्रांति के आरंभिक लाभ भोगी थे, अनुमानों के अनुसार भारत की कुल भूमि का लगभग आधा भाग किसी न किसी मात्रा में अवकर्षण का प्रभावित है। अवकर्षण का मतलब उसकी गुणवत्ता में, उर्वरता में क्या हो गई? कमी हो गई। आधा भाग कम से कम। प्रतिवर्ष भारत में अवकर्षण के कारक लाखों टन मृदा वे उसके पोषक तत्वों का ह्रास करते हैं, जिसका दुष्प्रभाव क्या हो गया? हमारी राष्ट्रीय उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि मृदाओं के उद्धरण के और संरक्षण के लिए तत्काल कुछ उपाय किए जाने चाहिए, जिसके लिए हम मृदा संरक्षण पढ़ेंगे। मृदा संरक्षण, अब इसका बचाव किस तरीके से कर सकते हैं हम? यदि मृदा अपरदन और मृदा क्षय मानव द्वारा किया जाता है, तो स्पष्ट है कि मानव द्वारा इसे रोका भी जा सकता है। संतुलन बनाए रखने के प्रकृति के लिए इसमें नियम है। बिना संतुलन बिगाड़े भी प्रकृति मानव को अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। मतलब ऐसा नहीं कि आप संतुलन बिगाड़ो, संतुलन नहीं बिगाड़ोगे तब भी आप अपनी जो आवश्यकता की चीजें हैं उनको पर्याप्त अवसर में आप कर सकते हो। जैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ते हैं ना, वो सतत पोषणीय विकास, वो सेम कंडीशन होती है हर जगह लागू। क्योंकि आप जैसे मैम बता रही थी उस टाइम कि भाई भावी पीढ़ियों के लिए भी वो चीज रह जाए और हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर लें उस तरीके से। ऐसे ये मृदा है कि अपने संतुलन तरीके से क्या कर सकते हैं। मृदा संरक्षण एक विधि है जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जाती है, मिट्टी के अपरदन और क्षय को रोका जाता है और मिट्टी की निम्नीकृत दशाओं को सुधारा जाता है। मतलब इसमें क्या है कि मृदा अपरदन जो हो रहा है उसको हम रोक लेंगे, जो निम्नीकृत हो रहा है उसकी दशाओं को सुधारा जाता है। मृदा अपरदन मूल रूप से दोषपूर्ण पद्धतियों द्वारा बढ़ता जा रहा है। भाई दोषपूर्ण पद्धतियां हमारी कुछ, किसी भी तर्क संगत संसाधन के अंतर्गत पहला काम ढालों की कृषि योग्य भूमि, खुली भूमि पर खेती करना इसे रोकना चाहिए। क्योंकि जब तक हम जैसे मेड़ वगैरह बना देते हैं ना, तो कम से कम मिट्टी वहीं पे रुक जाती है। हम देखते हैं अलग अलग तरीके से, उस तरीके से बता रहे हैं। 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली भूमि का उपयोग कृषि के लिए नहीं होना चाहिए। मतलब ये कह रहा है कि कुछ भूमि जैसे ढालों पर ज्यादातर कृषि होती है, वैसे अलग अलग तरीके से करते हैं, वो सीढ़ी नुमा बनाते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि 15 से 25% जो ढाल प्रवणता वाली जो भूमि है ना, उस पर क्या उपयोग कृषि के लिए नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी भूमि पर खेती करना जरूरी भी है तो इस पर क्या करेंगे? सावधानी पूर्वक सीढ़ी नुमा खेत बना देंगे। सीढ़ी नुमा से क्या होगा कि वो ढाल ज्यादा नहीं बन पाएगा, और ज्यादा ढाल नहीं बन पाएगा क्या होगा? इतना ज्यादा कटाव नहीं होगा उसका। आप देखते हो जब पहाड़ी इलाकों में अपन जाते हैं वहां पे देखते हैं, तो इस तरीके से नॉर्मली देखते हैं। भारत के विभिन्न भागों में अति चराई और स्थानांतरित कृषि में भूमि के प्राकृतिक आवरण को दुष्प्रभावित किया है। किसने? अति चराई ने, स्थानांतरित कृषि ने, और भूमि के जो प्राकृतिक आवरण है उसको क्या किया है? दुष्प्रभावित किया है।
इससे पहले हमने जो पढ़ा ना 15 से 20% जो ढाल पे क्या नहीं होना चाहिए, उसको थोड़ा आंकड़े को ध्यान रखना बस। ठीक है, ये कह रहे हैं कि दुष्प्रभावित होता है, ठीक है, जिससे विस्तृत क्षेत्र अपर्दन की चपेट में आ जाए, क्योंकि जो विस्तृत क्षेत्र है वो क्या हो गया, अपर्दन की चपेट में आ गया। ग्राम वासियों को उसके दुष्परिणाम से अवगत करवाकर उन्हें अति चराई और स्थानांतरित कृषि नियमित और नियंत्रित कराना चाहिए। समोच्च रेखीय जो है के अनुसार मेड़बंदी समोच्च रेखीय सीढ़ी नुमा खेत बनाकर, जिसको एक कंटूर भी आता है, इसके लिए शब्द यूज करते हैं, हम वो पढ़ेंगे। मतलब समोच्च रेखीय का मतलब है, मतलब एक रेखा के माध्यम से ऐसा जो समकोण रूप में, मतलब ढाल के समकोण पर बनाए उसको, ना कि उसके समानांतर। समानांतर बनाएंगे तो फिर ज्यादा कटाव होगा, और अगर हम उसके ऐसे बनाएंगे मतलब समकोण पे, तो आप ये समझ सकते हो मेड़नुमा बन जाती है। समोच्च रेखीय सीढ़ी नुमा खेत बनाना। नियमित जो क्या होना चाहिए, वानिकी नियंत्रित जो चराई होनी चाहिए भाई, चराई पे भी क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। आवरण जो है फसलें उगाना, जो आवरण को रोग आवरण हो सके उस पर। मिश्रित खेती की जाए, सस्यावर्तन मतलब किया जाए। सस्यावर्तन का मतलब हो गया बदल बदल कर जो फसल उगाते हैं। आदि उपचार के कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको उपयोग मृदा अपरदन को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसको प्राप्त किया जा सकता है। अवनालिका अपरदन को रोकने के लिए उससे बनने वाली नियंत्रण के प्रयत्न किए जाने चाहिए। अंगुल्याकार जो अवनालिकाओं को सीढ़ीदार खेत बनाकर समाप्त किया जा सकता है। मतलब ये देख लो, जहां भी ढाल होगा वहां पर सीढ़ी नुमा बना देंगे। ऐसे जो अवनालिका है ये, यहाँ भी सीढ़ी नुमा खेत बनाकर इसको क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। ये कह रहा है कि बड़ी अवनालिकाओं में जल की अपरदनात्मक तीव्रता को कम करने के लिए रोक बांधों की एक श्रृंखला बनानी चाहिए। श्रृंखला बनानी चाहिए। अवनालिकाओं के शीर्ष की ओर फैलाव को नियंत्रित करने के विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यह कार्य अवनालिकाओं को बंद करके क्या करना चाहिए, सीढ़ीदार खेत बनाकर अथवा आवरण वनस्पति का रोपण करके किया जा सकता है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर बालू के टीलों पर जो प्रसार को क्या कर सकते हैं, वृक्ष वाले जो वृक्ष हम उगा सकते हैं उसको रक्षक मेखला बनाकर एक वन्य कृषि करके रोकने का प्रयास करने का काम करना चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि पश्चिमी राजस्थान में कौन सी संस्था काम करती है जो मतलब घास वगैरह उगा के, ताकि जो बालू वाला क्षेत्र उसको कम किया जाए, मतलब उसका आवरण कम से मतलब अपरदन कम से कम हो। काजरी जी ठीक है। कृषि के लिए जो अनुपयुक्त भूमि को चारागाहों में बदल कर दे, मतलब क्या करना चाहिए, बदल देना चाहिए। जो अनुपयुक्त भूमि है ना उसमें चारागाहों में बदल दे, क्योंकि घास वगैरह उगेगी तो कम से कम वो उस चीज को रोक देगी। अब ये देखिए, कृषि शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान यानी के काजरी की बात कर रहा है, CAZRI ने पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीलों को स्थिर करने का जो है प्रयोग ये इसमें किया है। ठीक है। भारतीय भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं। किसने, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ने। ठीक है। ये योजना जलवायु की दशाओं, भूमि संरूपण तथा लोगों के सामाजिक व्यवहार पर आधारित है। ये योजनाएं भी एक दूसरे से तालमेल बनाए हुए हैं। अतः मृदा संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय भूमि उपयोग की समन्वित योजनाएं ही हो सकती हैं। भूमि का उनकी जो क्षमता के अनुसार ही वर्गीकरण होना चाहिए। भूमि उपयोग के मानचित्र बनाए जाने चाहिए और भूमि का सर्वथा सही उपयोग किया जाना चाहिए। मृदा संरक्षण का निर्णायक दायित्व उन लोगों पर है जो इनका उपयोग करते हैं और उनसे लाभ उठाते हैं। पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। मृदा का सर्वाधिक व्यापक सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है, जलोढ़, काली, लेटेराइट या वन मृदा? जी जलोढ़। जी। रेगर मृदा का दूसरा नाम क्या है, जिसको रेगुर भी बोलते हैं? काली मृदा, कपासी मृदा। ठीक है, काली मिर्च। ओके। भारत में मृदा के ऊपरी परत ह्रास का मुख्य कारण क्या है? जल प्रदान। परत ह्रास का। अब इसमें ऑप्शन देखो, एक तो दे रखा है वायु अपर्दन, एक दे रखा है अत्यधिक निक्षालन, एक दे रखा है जल अपर्दन,
और एक इनमें से कोई नहीं, तो जल अपर्दन शायद ज्यादा स्तर पे जगह करता है, तो वो हो ज्यादा सकता है। पश्चिमी हाँ राजस्थान गुजरात वगैरह यहाँ पर ही है थोड़ा वायु अपरदन हाँ, फिर ज्यादा, सर बाकी ये तो भी है थोड़ा कि अधिक ज्यादा ह्रास नहीं का मतलब, क्योंकि अवनालिकाएं कर देती है तो और ऊपरी परत को ही है। हटा देती है, तो वो कंडीशन। भारत में सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्न में से किस कारण से लवणीय हो जाती है? अत्यधिक सिंचाई के कारण। सिंचाई होती है इसका तो, हाँ अति बिल्कुल सर। सिंचाई है ना। जी सर। अब इसका मतलब ये हो गया कि अपना यहाँ पर ये चैप्टर हो गया है, टाइम से हो गया यार, आज तो अभी 10 भी नहीं हुआ। हाँ। बताइए सर आप। नहीं सर, देखो जो चीजें थी एक्चुअल में ज्यादातर ऐसी थी जो हमारे वैसे समझ में आ रही थी, जहां लग रहा था जी वहां पे सर। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अब उसमें ज्यादा टाइम खराब करने का मतलब नहीं है। इससे बेटर होता है कि भैया हम जल्दी जल्दी उस काम को करें, कवर करें। और अब कोई आपको कोई चीज इसमें हो, और ये हमने आपसे कह रखा है, कोई चीज आपको डाउटफुल लगे तो आप उसमें अंडरलाइन कर दिया करें, ताकि लास्ट में एक बार अच्छे से डिस्कस कर लें उस चीज पे। लेकिन हमारे क्या है, सभी ज्यादातर जो बच्चे हैं वो सब चीज समझ रहे हैं, तो दिक्कत नहीं आती, फिर हम सब एक जैसे जी हो सर। जाते हैं फिर। हम्म। अब आपका कोई क्वेश्चन हो, नहीं तो फिर हम एक दो क्वेश्चन आपसे शायद पूछ लें कोई। पूछो सर। ठीक है। एक तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, जो मृदा जो परिच्छेदिका है, नाम सुना आपने मृदा परिच्छेदिका का? जी सर। ये क्या है? सर, हम्म। सर मृदा की परतें ठीक ऊपर है। से नीचे जी ऊर्ध्वाधर। हाँ। अच्छा, निक्षालन एक शब्द पढ़ा था हमने, हम्म। निक्षालन, जिसको लीचिंग भी बोलते हैं हम, वो क्या कंडीशन, मतलब क्या होता है निक्षालन? पोषक तत्व होते हैं ना वो नीचे चले जाते हैं, यही होता है हम्म। अच्छा, ये कौन सी दूसरे परत से स्तर में। कौन सी परत में जाते हैं ज्यादातर? सर ये ऊपरी तीसरी परतों से से दूसरी। नीचे बढ़ते हैं। हाँ मतलब कैसे दूस- खे, जो हम, जी। हाँ। सर कै में थोड़ी ना होते हैं, खनिज लवण तो कै में होते हैं, ऊपरी परत कैसे, में तो ह्यूमस होता जो है। कै में जो होते हैं, निक्षालन की प्रक्रिया है ना, कैसे खे में कैसे जाते हैं होते वो, हैं। मैं ये कह रहा हूँ मैं आपसे। अच्छा, हाँ, कैसे खे में जाते हाँ मैं ये कह रहा हूँ। कै ठीक में है। होते हैं और सर। जी मैं, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि हमने पढ़ा ABC पढ़ ली, इसमें सबसे अधिक मोटे कण कौन सी परत में होंगे, A, B या C में? सब सी में होंगे ए सबसे में। ज्यादा। और कोई? ए में। A में। और कोई? एक B बच गया। सर वो बीच का है, वो वो नहीं हो सकता। या तो ऊपर वो होगा अब या आप तो बता हाँ, दो सर। अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा। जो देखो, सबसे पहले एक पेतरक चट्टान है जिससे ये बन रहा है, तो ये सबसे नीचे होती है। फिर उससे जब, जिससे ये पेतरक जिससे ये बनती है मिट्टी, उससे जब ये मोटे मोटे कणों में टूट जाती है, फिर उससे धीरे धीरे ऊपर, मतलब जितना हम ऊपर आएंगे ना, इतने महीन कण होंगे, और जितना हम नीचे जाएंगे इतने ही मोटे होंगे। इसका मतलब होगा ABCD या के खे गे में से गे वाले हैं जो सबसे अधिक मोटे होते हैं, क्योंकि वो हैं पैतृक मोटे चट्टान होते से हैं। डायरेक्ट बनते हैं। तो ये चीज हमें थोड़ा सा पता रहना चाहिए। इसलिए तो ऊपर की परत हट गई, तो जितने मोटे कण पाए जाएंगे वो अनुपजाऊ पाए जाएंगे, वैसे भी हम देखते हैं इन चीजों को। जी। एक इसके अलावा, कमांड और जी, अनकमांड, एक कमांड और अनकमांड क्षेत्र आते हैं, वो क्या चीजें हैं? कमांड क्षेत्र वो होता है जो, जहां पर वो पानी का जहां तक आपूर्ति हो रही है ना, उस क्षेत्र में, जैसे हम हम्म। पश्चिमी जो पढ़ रहे थे नहर, उसके वो हम्म। जिस क्षेत्र में जितना वो कवर कर रही है, वो कमांड क्षेत्र उसका, वो पानी का। बिरानी भूमि या असिंचित भूमि को अनकमांड क्षेत्र बोलते हैं। हाँ, वो जो रह गया वो इसके कंडीशन। अलावा हाँ। कई बार क्या होता है कि बरसात के बाद में जैसे ही किसान वगैरह होते हैं तो वो क्या कहते हैं, भूमि में एक दो दिन के बाद में ना वो सूड़ काटने जाते हैं। में मतलब हम्म। झाड़ झांखड़ होता है ना, उसको साफ करते हैं। साफ करने के बाद में वो या तो पिलाऊ है या फिर तोता है या फिर कल्टीवेटर है, वो हम्म। लगाते हैं ट्रैक्टर के द्वारा। वो असल में हम्म। करते क्या है, वो करते हैं केशाकर्षण विधि द्वारा। क्या है कि सूर्य के ताप के द्वारा पृथ्वी के अंदर में जो नमी थी ना, वो भाप हम्म। बन के ऊपर जा रही थी। और ना हम्म। बिल्कुल ना छोटे छोटे रेशे बने हुए थे कि वो नीचे से ना जल एक पीप की तरह ऊपर की ओर आ रहे थे। मतलब जी। जैसे कई बार नहीं होता कि सुट्टा मारना हम्म। होता है, तो उस प्रकार से क्या हाँ, है कि सूर्य की जो अवडास होती है ना, क्या गर्मी मारना होती होता है सर? वो, यानी जैसे कहते हैं ना सुट्टा, जैसे पानी को नीचे से ऊपर की ओर खींचना होता है ना, अच्छा सुट्टे अच्छा। मारने से संबंधित। हाँ वो, अच्छा ठीक। तो जैसे पंप लगता है ना, अपने पंप लगाते हैं तो जी वो समझ रहे, सुट्टा ही समझ लगाता समझ। है एक प्रकार से। हाँ पानी उस को ऊपर प्रकार की से ओर क्या है। खींचना खींचा हाँ। जाता है सर, सांस से ठीक। की हवा से। हम्म। हाँ। तो अच्छा, उस एक प्रकार दो से क्या है। क्वेश्चन, हाँ
जी वो किसान है ना, उस परत को तोड़ता है, वो तोड़ने के बाद में उसके ऊपर वो सुहागा डालता है। कई बार होता है ना, जी कई सर। बार बातों बातों में कहते हैं कि नारे सारे काम पर सुहागो ही फेर दियो। हम्म। तो वो होता है सुहागा एक प्रकार से, एक वो लकड़ी का पार्ट होता है, वो पूरे की पूरी मिट्टी के ऊपर ना फेर देते हैं, जिससे क्या होता है कि नीचे के जो संस्था, नीचे की जो परिच्छेदिकाएं हैं वो क्या थे, कैसी वो गाय टूट बनी गए। होती हाँ, केशिकाएं बनी थी ना, वो टूट गई, टूटने के बाद ऊपर की मिट्टी को ना बिल्कुल समतल कर दिया। तो वो ना फिर क्या है, नमी को वहां लोप हो गई, वो नमी सारी की सारी। इस कारण से ठीक वो है। भी होता है एक प्रकार से। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऑर्गेनिक परत कौन सी परत को कहते हैं? ए बी सी, मतलब एक है गे में से। सबसे ऊपर होगी सर सबसे ऑर्गेनिक। ऊपर। हाँ, क्योंकि वो सबसे ज्यादा उपजाऊ में से, उससे एक और वर्जन सर दीजिए गैप, जी। गैप परत है, इनसे ही बनती है ये, कह के है ना ये गए, ये जो मतलब है। हाँ, नीचे से जो बनेगी ना परत, मतलब सबसे पहले मूल चट्टान होगी, चट्टान से पहले बनेगी गे वाली, फिर गे से हम्म। बनेगी कौन सी, खे वाली, खे से कौन बनेगी, ऐसे ये बनती चली क्या जाएगी ऊपर वाली। एक अपन पढ़ते हैं रेंगती मृत्यु पढ़ते हैं, कि जो किसान की या मृदा की रेंगती मृत्यु जो क्या बोलते हैं, मृत्यु बोलते हैं, वो कौन किसके लिए बोलते हैं, किस चीज के लिए यूज किया गया सब? अपर्दन को सर। हाँ, अपर्दन, कौन क्योंकि से अपर्दन? वो कौन जब से खत्म ही अपर्दन हो को? जाएगा। दो वो होते हैं ना मृदा सर, एक पर्दन, आर्द्री, मृदा एक पर्दन दोनों होती हैं, तो परत दोनों में ही काम अपर्दन और करते एक अम्लानी का। हैं। नहीं, वो तो ये नहीं है क्या, हवा वाला, हवा से होने वाला जो अपर्दन है उसको तो रेंगती मृदा बोलते हैं, ज्यादातर सर ये प्रयोग अपर्दन, होता है अपर्दन होना पश्चिमी चाहिए वो, राजस्थान। हाँ। सर अपर्दन होना चाहिए, मिट्टी को कैसे भी हो, लेकिन उस अच्छा। पर रेंगती मिर्च, क्योंकि उससे हमारे जो मृदा है उसकी उर्वरता वो ऑटोमेटिक घट जाएगी, खत्म हो जाएगी। हम्म। एक शब्द आपने पढ़ा होगा कभी, अ, पलवारना या मल्चिंग, हम्म, ये क्या मल्चिंग, होता है? हाँ। मल्चिंग क्या क्योंकि होता है? इस चीज को हम बहुत कौन पहले पढ़ बताएगा? चुके हैं, मृदा से संबंधित है जी। हम्म। तो सर जो किनारों पे पेड़ वेड़ बोते हैं और अपर्दन को रोकने के लिए, वो है क्या? जी। कोई और? जैसे और कोई बता कुछ थोड़ा सा और अच्छा। अब आप ये देखिए, ट्विंकल में, जैसे हम जी। ट्विंकल मैम नहीं बताएंगे क्या? अच्छा अच्छा सर, वो जो अभी आप बता रहे थे ना, वो जो पाटा फेरते हैं, आप तो अपनी लैंग्वेज में हम्म, पता नहीं कुछ बता रहे थे, पर हमारे उसको पाटा फेरना बोलते हैं। वो मतलब लकड़ी का, वर्षा के बाद, जुताई के बाद जो अच्छा 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 आप अच्छा। बिल्कुल पास ही हो, पर वो सही, आप बता तो रहे हो, पर वो बिल्कुल हाँ, सही नहीं है लेकिन उसका प्रॉपर नहीं उत्तर, पहुंच जो पा सर रहे। का जो, हाँ, प्रॉपर वहां पर नहीं पर पहुंचे आप। ये इसमें सर एक चीज और होती है, मतलब मैंने अपने घर में देखी ये चीजें कि जैसे आम के पेड़ बोते थे, तो वो क्या होती थी, जैसे गर्मियों की लू चलती थी ना, तो उस टाइम में क्या हाँ। होता था कि वो सूख जाते थे। अब बचपन से हम अच्छा। आम की गुठली फेंकते हैं, आम उगता है और जैसे ही गर्मी आती है खत्म। पर अब की बार हाँ। गलती से एक चीज हो गई थी कि उसके आसपास का कुछ घास फूस पड़ा हुआ था, कुछ तिनके विनके से थे, तो वो ऐसे ही लग, मतलब उसके पास ही पड़े हुए थे, उसकी जड़ों के पास। तो क्या हुआ कि जब गर्मियों की लू चली ना, तो उसके ऊपर घास पड़ी हुई थी उसकी जड़ के पास पे एकदम। तो फिर वो सूख नहीं पाई प्रॉपर तरीके से, मतलब एकदम ड्राई नहीं हुआ, और वो दोनों तीनों आम के पेड़ लग गए। वो चीज मल्चिंग है, यानी कि हम हाँ कुछ तो एक्स्ट्रा डाल रहे, घास फूस डाल दिया, लकड़ियां डाल दी, टाट वाट कोई भी डाल दी किसी पेड़ के आसपास, ताकि सूर्य की वजह से उसकी नमी ऊपर ना जाए। खेतों में तो हम जैसे केसिका बन रही है, तो उनको रोकने के लिए पाटा फेर दिया। पेड़ों के पास हमने, पौधों के पास, उनकी जड़ों के पास, जैसे घास की बेल वेल के पास वो पूलियां फेंकते हैं ना, हमारी साइड तो पूली बोलते हैं, झुंडे की पूलियां बिछाते हैं, वो मल्चिंग है, घास हाँ, फूस एक से आप, ढकना। हाँ मैं थोड़ा सा मोटा मोटा बता देता हूँ। जैसे पश्चिमी राजस्थान में वायु से क्या होगा, जो हमारा अपरदन ज्यादा होता है बालू का से, तो उस बालू को रोकने के लिए क्या है, वहाँ पर घास वगैरह उगा देते हैं हम, ताकि वो परवार ना कहते हैं उसको, मल्चिंग, मतलब ताकि वहाँ पे नमी भी बनी रहे, और मृदा का जो अपरदन है वो भी कम हो, वहाँ घास फूस का जैविक परतों को उससे ढक देते हैं उसको, मतलब उस मृदा को, तो उसी को परवारना कहते हैं या मल्चिंग कहते हैं। सही है सर, इससे हमें यह सीखने को मिला है कि कीवी मैम के घर पर 2 आम के वृक्ष तैयार हो रहे हैं। सही हाँ, बात है। बिल्कुल सर, उसी वजह से हो पाए, नहीं नहीं, बिल्कुल बचपन बिल्कुल से हम तैयारी कर रहे मैम हैं। आम लग जाए तो अकेले मत खाइएगा, हमें भी दीजिएगा। हाँ जरूर। सही। नहीं, उसका एक बार फोटो मंगवा लेना, ताकि पता रहे कब तक तैयार हो जाएगा। कभी ऐसा ना हो हाँ अभी सही। छोटा सा भी उगाया ही हो, नहीं हम सर, कभी तीन बैठते साल ना। के, 2-3 साल, 3 साल के होंगे, हाँ बड़े बड़े हो फिर, चुके हैं। हाँ फिर ठीक है। फिर कभी आपको बच्चे खा गए, वो खा गए, वो हम भी बच्चे ही हैं अभी, तो थोड़ा सा हम एक में से पीस कर रहे सर हैं, आप छोटे तो छोटे मेरे पीस। पास ही, आपको तो आते जाते पकड़ा दिया करूंगी। हाँ, ये बात भी सही है, सही कह रहे नहीं, हो आप। अगर सीधा अच्छा, पूछे और कभी, भारत में सबसे ज्यादा मृदा कौन सी पाई जाती है? जलोढ़। जलोढ़ मृदा।
जलोढ़ मृदा। 40% के लगभग दिखा रखी थी। हम्म, ऐसे ही अगर उसी और इंग्लिश वर्जन में देखे वो भी लगभग 40-39% कुछ है, 40 ही मान लो, इनसेप्टी सोल से सर्वाधिक थी। हाँ अगर आपसे पूछे कि कौन सी है जो चावल की कृषि के लिए सबसे ज्यादा पैदावार देती है, तो चावल वाली तो जलोढ़ ही हो जाएगी फिर। वो भी सर, और ये भी एक कंडीशन जहाँ अधिक पानी, अब देखो ये कई चीजें हैं, मृदा देखो अब इसमें खूब उगाते हैं वैसे तो, अब हम देखते हैं, लेकिन जलोढ़ तो देखो जलोढ़ ही, वो चलो ठीक है, आप पानी वो तो क्या सब्जी हम्म, घुस जाता है, पानी की मात्रा नहीं अधिक जैसे चाहिए। अच्छा, काली गन्ने में मृदा से को और कपासी चावल में मृदा से कह सकते हैं। किसको? नहीं, काली मृदा को आप कपासी मृदा कह सकते हो, हाँ तो कह सकते हैं। जलोढ़ मृदा को आप चावल मृदा क्यों नहीं कह सकते? कह सकते चावल हैं सर, सर, क्योंकि सर सर चावल जलोढ़ मृदा भी तो वहां मिलेगी ना जहाँ पे नदी है, और नदी है तो पानी, चावल को तो प्रॉपर पानी चाहिए। आप उस मैप में देखो ना, पंजाब है, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वोत्तर राजस्थान, यूपी पूरा का पूरा, बिहार पूरा का पूरा, वेस्ट बंगाल पूरा का पूरा, इसके अलावा असम है, असम वाले क्षेत्र हैं, इसके अलावा तमिलनाडु है, जो तटीय इलाके हैं, जितनी भी भारत की दक्षिणी जो नदियां हैं वो पूर्वी तट पर आ रही है, तो वो सारा का सारा पूर्वी इलाका सारा का सारा इस जलोढ़ से ही फैला हुआ है। और सबसे ज्यादा दक्षिणी भारत की तो मुख्य खाद्यान्न ही चावल है। अब तो उत्तर की भी ये बढ़ती जा रही है सब धीरे धीरे। हम्म, एक सर वो जो अपन पहले पढ़ चुके चरनोजम, किस भूमि उसको मृदा कहते हैं? काली मृदा का है वो। हाँ, तो चीजें वही है, बाकी तो क्या थोड़ा बहुत घूम फिर के ही है।